अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Dear students, assalamu alaikum. Today we are going to uh, do our objective number 5, that is the disposal, and like we are disposing of our asset. सो अगर थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमने एक्विजिशन ऑफ प्लांट एसेट कर लिया कि एक्वायर करते हुए उसकी कॉस्ट में कॉस्ट प्रिंसिपल की बेस के ऊपर हमने कौन कौन सी कॉस्ट एंटर करनी है, वो हमारा एक्विजिशन ऑफ एसेट हो गया। पहला स्टेप हमने वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम। उसकी जो वेयर एंड टेयर है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम कौन सी एंट्री पास करते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, वो आपके एसेट के कम करता रहता है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के हमने कुछ तरीके देखे, स्ट्रेट लाइन मेथड देखा, हमने उसके बाद जो है वो डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड देखा, हमने यूनिट ऑफ एक्टिविटी का मेथड देखा। उसके अंदर मैकर्स बुक के अंदर है, यू हैव टू गो एंड चेक दैट आउट। आप उसको देखें और उसको समझें, बिकॉज दैट इज़ वेरी सिंपल। और वो सिंपली 5 साल 7 साल 10 साल 20 साल के जो एसेट्स की लाइफ है उसके ऊपर वो ऑटोमेटिकली आपको रेट्स बताए हुए हैं। हर साल आपने वो रेट असाइन कर देना है, मैकर्स के जो रेट्स हैं। और अगर किसी एसेट का हमें नहीं पता इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है तो हम उसको 7 साल का मैकर्स असाइन कर देते हैं। So that's in the book. You have to check that out. If you have any queries, you can put your question in the classroom. आज जो हमारा ऑब्जेक्टिव है और जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारे क्लास के लर्निंग ऑब्जेक्टिव, दैट इंक्लूड्स दी डिस्पोजल। और जो आखिरी स्टेप है कि जब एसेट अपनी यूजफुल लाइफ को पहुंच जाता है तब हम उस एसेट के साथ क्या करते हैं, हम उसे डिस्पोज ऑफ करते हैं, उसे सेल ऑफ करते हैं और उनकी एंट्रीज कैसे पास होंगी, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, आई नीड टू कंप्लीट दी नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज अगर किसी कंपनी के पास है, जिस तरह कोई कोल माइन कंपनी है या फिर खेड़ा में कोई कंपनी नमक की कान में लगी हुई है, वो नमक को एक्सट्रैक्ट करने में उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, ऐसी कंपनीज के पास जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, दीज आर द प्लांट एसेट्स। इन एसेट्स की एंट्रीज कैसे करते हैं और इनकी डेप्रिसिएशन या इनकी डेप्रिसिएशन को हम डिप्लीशन कहते हैं। तो इनकी डिप्लीशन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे और कैसे उसको निकालेंगे, तो ये सारा जो है आज का इंशाल्लाह हमारा क्लास लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टूवर्ड्स दी डिस्पोजल। और डिस्पोजल करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द रेवेन्यू ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट। कुछ एक्सपेंडिचर्स उसके ऊपर किए जाते हैं, कुछ खर्चे उसके ऊपर किए जाते हैं। उन खर्चों को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स मोस्टली रिकरिंग इन नेचर होते हैं और वो शॉर्ट टर्म, मतलब उनका इफेक्ट ऐसा नहीं होता है, 1 साल बाद वो दोबारा करवाने पड़ते हैं, तो 1 साल से कम उनका असर रहता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्चुअली एसेट की वैल्यू को, उसकी लाइफ को इंक्रीज कर सकता है, उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मोर परमानेंट इन नेचर और वो रिकरिंग नहीं होता। तो बहरहाल डिटेल में इसको देखते हैं। तो ऑर्डिनरी रिपेयर्स, जो हम अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की बात करें ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ, तो आपके पास जो ऑर्डिनरी रिपेयर्स हैं, एक्सपेंडिचर्स टू मेंटेन द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, इसके अंदर उसकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ा रहा लेकिन उसको मेंटेन कर रहा है, एंड प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द यूनिट। सच रिपेयर्स आर डेबिटेड टू रेवेन्यू एक्सपेंसेस। और इनकी मटेरियलिटी बिल्कुल नहीं है, मटेरियलिटी प्रिंसिपल के मुताबिक इनको हम लोग एसेट के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे, इनको हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस के, रिपेयर एक्सपेंसेस के तौर पर लिखेंगे। अगर हम कोई रिपेयर करते हैं, कोई मेंटेनेंस करते हैं, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, रिपेयर एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। हम एसेट को उसकी एफिशिएंट कंडीशन में रखते हैं, नहीं उसकी वैल्यू को इंक्रीज नहीं करते, बस उसकी एफिशिएंसी बरकरार रखने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं
मतलब कोई प्रिंटर है तो प्रिंटर का कॉर्टरेज चेंज करवाना, दीज आर द रिपेयर्स में चला जाएगा, ये कॉर्टरेज में चला जाएगा, ये सारा कुछ उसको ठीक करवाना ताकि वो अपनी जो है वो पेपर कैपेसिटी और वो जो उसको प्रिंटिंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन रख सके। या तो कोई एक पुर्जा लगा दें जो उसकी प्रिंटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर दे, दैट वुड बी द कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट अगर हम उसके ऊपर जो एक्सपेंस कर रहे हैं जो उसको मेंटेन रख रहा है, उसकी जो कंडीशन है, जो उसकी एफिशिएंसी कैपेसिटी है उसको मेंटेन रखने के लिए, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो कहलाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में देयर इज एन एडिशन इन एन एसेट और देयर इज एन इम्प्रूवमेंट्स, जिससे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है बढ़ जाएगी, जिसकी उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी जो है यूजफुल लाइफ हो सकता है प्लांट एसेट की बढ़ जाए। वो सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। इनकी मटेरियलिटी होती है, इनकी मटेरियलिटी जब होती है तो फिर इसकी वजह से फर्दरमोर ये यूजली मटेरियल कॉस्ट होती है और ये इनफ्रीक्वेंटली की जाती है, फ्रीक्वेंटली नहीं होती, रिकरिंग नहीं होती है कॉस्ट, ये इनफ्रीक्वेंट जो है वो कॉस्ट होती है। और ये नहीं है कि हमें ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम इस बार बार रिपेयर्स करवाना है, ये एक ही बार ही किया जाता है ताकि उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। लाइक इंक्रीज द कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव फैसिलिटी, इट्स लाइक कंपनी की प्रोडक्टिव फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की जा रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई इन्वेस्टमेंट की जा रही है। इसके अंदर जब हम लोग इसकी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं तो प्लांट एसेट को डेबिट किया जाता है, मतलब इसमें बैलेंस शीट को फोकस किया जाता है, मटीरियलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है। सो उसके अलावा आपके पास जो है रिटायरमेंट, लाइक प्लांट एसेट के डिस्पोजल पे आ जाते हैं। अभी हम रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे थे, तो प्लांट एसेट इज स्क्रैप्ड और डिस्कार्डेड आफ्टर जो है वो अपना टाइम पूरा करके, उसके बाद इसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। किस तरह? बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू से प्लांट एसेट को खत्म कर दिया जाता है एट द डेट ऑफ सेल बाय डेबिटिंग द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड क्रेडिट द एसेट अकाउंट फॉर इट्स कॉस्ट। मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या करेगी? वो तकरीबन सारी ही कॉस्ट को कवर कर लेगी, मतलब एसेट माइनस सैलवेज वैल्यू को सारी कॉस्ट एक्यूमुलेटेड एसेट की टोटल कॉस्ट लिखी जाएगी, ठीक है, और डेबिट किया जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जिस तरह ऊपर एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ है और ट्रक क्या हुआ है आपका? क्रेडिट हुआ है, जो हम ट्रक की एग्जांपल अभी तक कर रहे थे। तो लेकिन एक और चीज़ इसमें आती है कि हमने अगर उसको डिस्कार्ड कर दिया तो वो तो टोटली लॉस हो जाएगा। हम उसे सेल करते हैं, सैलवेज वैल्यू पे उसको क्या करते हैं? सेल करते हैं। और जब हम सेल करते हैं तो हमें कैश रिसीव होता है। तो जब कैश रिसीव होगा तो कैश एसेट है, और एसेट जब बढ़ता है वो डेबिट होता है। तो सेल करने के बाद हमने कैश को डेबिट करना है, और हम लोग उसके बाद कंप्यूट करके वेदर वी गेट गेन, हमें गेन हुआ है कि हमें लॉस हुआ है। आफ्टर सेलिंग द एसेट, तो हमें उस पे सेल करने पे सेल गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट कह सकते हैं इसको, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट हम कह सकते हैं, या लॉस ऑन सेल ऑन प्लांट एसेट, लॉस ऑन सेल ऑन फिक्स एसेट, या लॉन्ग टर्म एसेट, कोई भी नाम हम दे सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने इसको कंप्यूट करना पड़ेगा कि हमें लॉस हुआ है कि हमें गेन हुआ है। सो अगर कैश प्रोसीड ज़्यादा होंगी बुक वैल्यू से, और बुक वैल्यू क्या जो एंड पे रह जाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद, अगर बुक वैल्यू से ज़्यादा होगी तो फिर गेन ऑन डिस्पोजल होगा। और अगर कैश प्रोसीड कम होगी बुक वैल्यू से तो हमारा लॉस ऑन डिस्पोजल जो है वो आ जाएगा। तो प्लांट रिटायरमेंट करते हैं, इक्विपमेंट जो है वो स्क्रैप कर दी जाते हैं, डिस्कार्ड कर दी जाती हैं, सेल कर दी जाती है किसी और कंपनी को, ठीक है। और या फिर तीसरा सिचुएशन है कि आप एक्सचेंज करा लेते हो, पुराना एसेट दे के नया एसेट आप खरीद लेते हो ट्रक कंपनी से, ठीक है। सो यहाँ पर हम एक एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। ऑन जुलाई 1 2005 राइट कंपनी सेल ऑफिस फर्नीचर, उसने ऑफिस फर्नीचर सेल किया फॉर $16,000। $16,000 का उसने ऑफिस फर्नीचर सेल किया। सो यहाँ पर हमारे पास $16,000,
ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट जो थी उसकी उसकी $60,000 थी, और एज ऑन जनवरी 2005, जनवरी 1 2005 उसकी जो कॉस्ट थी, जो जनवरी 1 पर रिकॉर्ड की गई बैलेंस शीट में, वो 60,000 थी। और उसके बाद जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था जनवरी 1 में, वो था जी हमारा 41,000। मतलब कॉस्ट 60,000 थी, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 41,000। अब ये बिकी है जुलाई में, तो 6 महीने, मतलब जनवरी के बाद 6 मंथ्स और गुजर गए। 6 मंथ्स की जो डेप्रिसिएशन है वो आपके पास कितनी है, 8,000। अब वो 8,000 तो कटनी क्योंकि 6 महीने आपने इस्तेमाल किया है जो ऑफिस फर्नीचर, तो 8,000 उसकी 6 माह की क्या निकली, डेप्रिसिएशन निकली। अब सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर लेंगे, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा डेबिट हो जाएगा, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो 41,000 ऑलरेडी है, 41,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा ऑलरेडी है, उसमें मजीद जो क्रेडिट होगा वो 8,000 मजीद क्रेडिट हो जाएगा, तो वो हमारा कितना बन जाएगा, 49,000 हमारा टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन जाएगा। और जो इसकी बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू जो इसकी कॉस्ट है, बुक वैल्यू इसकी है जी हमारे पास $60,000 इसकी बुक वैल्यू है। ठीक है, तो ये अभी देखते हैं, ये आगे इसने इसकी सॉल्यूशन किया हुआ वो देख लेते हैं हम लोग। सो आफ्टर द क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज अपडेटेड, अब हमने गेन निकालना है या लॉस निकालना है, वो हमने देखना है कि क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कॉस्ट है वो है हमारी 60,000, ये तो बुक वैल्यू हमें बता दी। इसमें से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारे पास बुक वैल्यू जो एट द डेट ऑफ डिस्पोजल है, वो जो बुक वैल्यू बच जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी कितनी, $11,000। $11,000 हमारे पास बुक वैल्यू आ गई। अब 11,000 का एसेट, 11,000 की बुक वैल्यू वाला एसेट की जो सेल प्राइस है वो कितनी है, 16,000। डेफिनेटली आप 11,000 का एसेट जो है वो 16,000 में बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट कितना, गेन ऑन सेल ऑफ डिस्पोजल हो रहा है। गेन ऑन डिस्पोजल ऑन अ प्लांट एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट आपका जो आ रहा है वो $5,000 का आ रहा है। इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, सबसे पहले आपको कैश रिसीव हो रहा है, कैश कितना रिसीव हो रहा है, $16,000 आपको रिसीव हो रहा है। आप कैश को करेंगे डेबिट, कैश को करेंगे डेबिट, और अब आप इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। तो डिस्पोज ऑफ करते हुए आप इसका क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करोगे, और जो एसेट को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। एसेट आपकी बैलेंस शीट से खत्म हो रहा है, और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आपकी बैलेंस शीट से क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस है, उसको क्लोज करने के लिए आप उसे डेबिट करेंगे, और जो फर्नीचर है उसका डेबिट बैलेंस है, उसको आप बैलेंस शीट से खत्म करने के लिए आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो आपने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट किया। टोटल क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जुलाई 1 तक जो थी वो आपके पास आ रही थी 49,000, ये आपने क्या कर दी, डेबिट कर दी। और क्रेडिट कर दिया आपने ऑफिस इक्विपमेंट, और वो कितने से किया आपने, 60,000 जो उसकी बुक वैल्यू थी, जो उसकी कॉस्ट थी, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर दी। ठीक है, डेबिट किया क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और क्रेडिट किया आपने ऑफिस फर्नीचर। और आपका यहाँ पे गेन आया, गेन इज अ रेवेन्यू। जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो रेवेन्यू आपका क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये मैंने आपको डेबिट क्रेडिट रूल में बताया था, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो गेन ऑन डिस्पोजल आपका क्या हो गया, यहाँ पर क्रेडिट हो गया। ये आपकी यहाँ पर एंट्री पास हुई है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, अगर लॉस हो जाता है हमें डिस्पोजल पे, हम एग्जांपल ये कर रहे हैं कि हमने जो एसेट था वो 11,000 के बजाय 16,000 के बजाय 9,000 का बेचा, $9,000 का बेचा। 11,000 के बजाय हमने कितने का बेचा वो एसेट, हमने $9,000 का वो एसेट सेल किया। 16,000 का नहीं सेल किया हमने, कितने का सेल किया, 9,000। इन दिस केस हमें लॉस होगा $2,000 का। यह कैसे होगा, $60,000 का आपके एसेट की बुक वैल्यू थी, कॉस्ट थी, ठीक है, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया, तो बुक वैल्यू डिस्पोजल की डेट पे जो रह गई बुक वैल्यू, वो रह गई आपकी $11,000। ठीक है, $11,000 रह गई। $11,000 में से अब $11,000 का एसेट, जो इसकी बुक वैल्यू 11,000 है एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, वो एसेट आप कितने का बेच रहे हो, 9,000 का। उसकी सेल प्राइस क्या है, 9। डेफिनेटली आप एक ज्यादा वैल्यू वाला एसेट कम वैल्यू पे सेल कर रहे हो, तो 2,000 का आपको क्या हो गया, आपको लॉस हो गया, 2,000 का आपको लॉस हो गया। और लॉस जो है वो एक किस्म का आपका एक्सपेंस होता है। जब लॉस होता है उसको आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो यहाँ पे आपके डेबिट क्या क्या चीजें होंगी,
आपका कैश डेबिट होगा, 9,000 आपको रिसीव तो हुआ है, आपके पास एसेट इंक्रीज तो हुआ है, 9,000 से कैश आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। वही एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपका डेबिट होगा 49,000 से, और ऑफिस इक्विपमेंट आपका क्रेडिट होगा कितने से, 60,000 से। लेकिन यहाँ पर गेन नहीं हो रहा, यहाँ पर हमें लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑन डिस्पोजल जो है वो भी आपका क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस और लॉस जो है जब भी होते हैं तो वो क्या किए जाते हैं, वो डेबिट किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी हमारे पास क्या हो गया, डेबिट हो गया। ठीक है, दीज आर द डेबिट एंट्रीज एंड दीज आर द क्रेडिट एंट्रीज। तो ये हमने यहाँ पे आपके सामने ये इसको सॉल्व किया। तो दिस इज द डिस्पोजल ऑफ द प्लांट एसेट्स। अब हम आ जाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ, जो हमारा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नंबर 7 है। इसमें हम लोग देखेंगे, अगर कोई कंपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज में डील करती है, वो नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह उसको रिकॉर्ड करेगी। तो नेचुरल रिसोर्सेज कंसिस्ट ऑफ स्टैंडिंग टिम्बर्स और अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल, गैस एंड मिनरल्स। These are long-lived productive assets have two distinguished characteristics. They are physically extracted in operation, उनको physically extract किया जाता है operations के लिए, and they are replaceable only by an act of nature. ठीक है, वो replaceable होते हैं by an act of nature, और ये हम लोग as it is जो है ज़मीन से extract करते हैं natural resources को। अब ये हम एक कंपनी है जो इन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे ऑयल एक्सट्रैक्टिंग कंपनीज है, ठीक है, गैस एक्सट्रैक्टिंग कंपनी है, और उसके बाद मिनरल्स की कंपनीज है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये जब निकालती हैं, इनको क्या किया जाता है, हम लोग इनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं उस एरिया के। ठीक है, उधर नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, तो वहाँ पर वो एस्टिमेट लगाते हैं, उनकी प्राइस पे करते हैं वो लोग। सो इन पे जो इनको जब खरीद लिया जाता है, जब इन नेचुरल रिसोर्सेज को या इनको खरीद लिया जाता है, इनके राइट्स को खरीद लिया जाता है, तो इनको एक कॉस्ट साइन की जाती है, और इनको जो जब कॉस्ट जो इनकी कॉस्ट की रिकॉर्डिंग है, इनको जब इस्तेमाल किया जाता है, इनको जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये डेफिनेटली कम हो रहे होते हैं, और इनके कम होने की कॉस्ट जो है वो रिकॉर्ड की जाती है, वो एलोकेट की जाती है, वो इनके जो कमी है इनमें, ये जो इन रिसोर्सेज के अंदर कमी है उनको रिकॉर्ड किया जाता है, और इसको कहा जाता है डिप्लीशन। विद द पैसेज ऑफ टाइम नेचुरल रिसोर्सेज में कमी, नेचुरल रिसोर्सेज की एक यूजफुल लाइफ डिफाइन की जाती है, एस्टिमेट की जाती है, उसके बाद उसकी कमी को, उसकी वेयर एंड टेयर को, उसकी कमी को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, और उसको हम कहते हैं डिप्लीशन। डेप्रिसिएशन नहीं कहते इसको, हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आप एलोकेट करते हो कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंसेस को, ताकि मैचिंग प्रिंसिपल किया जाए, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपके रेवेन्यू का बायस बन रहा है, और जिस तरह आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उनकी उसकी एक कॉस्ट भी आपको पड़ी, उस कॉस्ट को एक्सपेंस में आप कन्वर्ट करते जा रहे हो विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, तो वो डिप्लीशन कहलाती है। ठीक है, सर, it is just a synonymous of depreciation, but it is used depletion used for natural resources. इसमें सिर्फ एक मेथड ही यूज किया जाता है इसकी डिप्लीशन को रिकॉर्ड करने के लिए, वो है यूनिट ऑफ एक्टिविटी मेथड, कि जितने नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी बेस के ऊपर हम लोग जो है वो इसकी डिप्लीशन को रिकॉर्ड करते हैं। यूनिट ऑफ एक्टिविटी मेथड इज जनरली यूज टू कंप्यूट डिप्लीशन। डिप्लीशन जनरली इज अ फंक्शन ऑफ द यूनिट्स एक्सट्रैक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर जितने यूनिट्स एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं उसकी डिप्लीशन को हम अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो ये कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग अगेन इधर जो है वो 3-4 स्टेप फॉलो करते हैं जो हम यूनिट ऑफ एक्टिविटी में फॉलो करते थे, सेम वही स्टेप जो है हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो दिस कंप्यूटेशन फॉर डिप्लीशन इज सिमिलर टू द कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन यूजिंग द यूनिट ऑफ एक्टिविटी मेथड। तो वही सेम मेथड है। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करते हो, टोटल कॉस्ट माइनस सैलवेज, टोटल कॉस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज उसकी सैलवेज वैल्यू को निकाल लेते हो, फिर आपके उसको डिवाइड करते हो टोटल एस्टिमेटेड यूनिट्स के, उसमें से कितने टोटल मिनरल्स या कितने टोटल रिसोर्सेज आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास हर यूनिट, जितने यूनिट्स आप टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो उसकी डिप्लीशन पर कॉस्ट हमारे पास आ जाती है। डिप्लीशन पर कॉस्ट जब हमारे पास आ गई
तो ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग अ करंट ईयर, ठीक है, ये तो हमें टोटल यूनिट्स आ गए ना, टोटल एस्टिमेटेड यूनिट्स, और हमें डिप्लीशन पर यूनिट हमारे पास आ गई। अब जब ड्यूरिंग द ईयर जब टाइम गुजर जाता है तो ड्यूरिंग द ईयर जितने भी यूनिट्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं उसको इस रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो हमारे पास साल का डिप्लीशन एक्सपेंस आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है जिससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेन कोल कंपनी इन्वेस्ट $5 million इन अ माइन एस्टिमेटेड इन अ माइन, एक कान में वो इन्वेस्ट करते हैं 5 मिलियन, मतलब $50 लाख वो इन्वेस्ट करते हैं, एस्टिमेटेड टू हैव 10 million tons। ठीक है, 1 करोड़ जो है वो टन कोल जो है वहां से एक्सट्रैक्ट हो सकती है और उसकी कोई सैलवेज वैल्यू नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास 10 मिलियन टन आ गया, 5 मिलियन इन्वेस्ट किया है। टोटल कितना इन्वेस्ट किया है कंपनी ने? 5 मिलियन इन्वेस्ट किया, मतलब जो उसकी कॉस्ट आई है माइन की, और उसमें से कितना टोटल एक्सट्रैक्शन हो सकती है? 10 मिलियन टन कोल जो है वो उस माइन में से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है टोटल। ठीक है, इन अ फर्स्ट ईयर, पहले साल में 8 लाख टन ऑफ कोल, 8 लाख टन जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया और बेचा गया। ठीक है, अब हम फॉर्मूला के लगाएंगे, पहले हम निकालेंगे जी टोटल जो हमारे पास जो डिप्लीशन कॉस्ट पर यूनिट है वो आएगी। तो हमारे पास हमने ये हमारे पास आ गया, सॉरी 10 करोड़, 10 करोड़। हमारे पास ये 50 लाख जो है वो 1 करोड़, 50 लाख जो है हमारे पास, $50 लाख हमारी कॉस्ट है। ठीक है, माइन के ऊपर, और टोटल जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं 1 करोड़। 1 करोड़ टन जो है, मतलब 10 मिलियन टन ऑफ कोल हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। पर यूनिट हमारी जो डिप्लीशन कॉस्ट आ रही है वो आ रही है $0.50। $0.50 हमारी क्या आ रही है डिप्लीशन कॉस्ट। 50 लाख को हमने 1 करोड़ पे डिवाइड किया तो हमारे पास पर यूनिट डिप्लीशन कॉस्ट जो आ रही है, पर यूनिट मतलब 1 टन अगर हम कोल निकालते हैं तो उस पे जो हमारी डिप्लीशन कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 50 सेंट्स। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास आ गया $0.50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो ड्यूरिंग द ईयर हमने कोल एक्सट्रैक्ट किया, हमने फर्स्ट ईयर में जो कोल एक्सट्रैक्ट किया दैट इज 8 लाख टन, उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारी टोटल डिप्लीशन कॉस्ट ड्यूरिंग अ ईयर इन अ फर्स्ट ईयर, सॉरी इन अ फर्स्ट ईयर जो हमारी डिप्लीशन एक्सपेंस जो आया है दैट इज $4 लाख। इसको क्या करेंगे हम? डिप्लीशन एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि हमारा खर्चा है, डिप्लीशन एक्सपेंस हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और अक्यूमुलेटेड डिप्लीशन अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब अक्यूमुलेटेड डिप्लीशन इज अ काउंटर एसेट, ये नेचुरल रिसोर्सेज, ये कोल माइन जो है ये आपका बैलेंस शीट में शो होगा कोल माइन, और कोल माइन की जितनी भी कॉस्ट है, मतलब आपके पास 5 मिलियन है तो 50 लाख इसकी कॉस्ट होगी, उसमें से लेस किया जाएगा इसकी अक्यूमुलेटेड डिप्लीशन। ठीक है, अक्यूमुलेटेड डिप्लीशन इसमें से 4 लाख जो है वो लेस कर दिया जाएगा, बाकी 46 लाख जो है वो बैलेंस शीट में शो होगा पहले साल के एंड में। ठीक है, 46 लाख जो है वो बैलेंस शीट में शो होगा। इस तरह जो है हम डिप्लीशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये आपके सामने accumulated depletion is a contra asset account similar to the accumulated depreciation. It is deducted from the cost of the natural resources in the balance sheet. अब coal mine है 50 लाख का, 50 लाख में से 4 लाख cumulated depletion माइनस किया तो 46 लाख आपके पास बाकी रह गया। In this way we record the depletion of natural resources। हम नेचुरल रिसोर्सेज की डिप्लीशन को इस तरह अपने पास जो है वो क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड डिप्लीशन। जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है मैं उसको दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने प्लांट एसेट को अक्वायर करना सीखा कि किस तरह अक्वायर करना है। अक्वायर करते सिंपल उसकी एंट्री होती है, हम एसेट अकाउंट डेबिट करते हैं और कैश पे या अकाउंट पेबल पे या नोट्स पेबल पे, जिस तरह भी हमने उसका लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, कैश क्रिएट करना है, वो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है,
उसके बाद थ्रू द पैसेज ऑफ उसका जो यूजफुल लाइफ है उसमें उसकी वेयर एंड टेयर को रिकॉर्ड करना होता है इन शेप ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए हमने मेथड देखे, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, और उसके अलावा हमने जो है यूनिट ऑफ एक्टिविटी मेथड देखा, और उसकी बेस पे हमने उसकी यूजफुल लाइफ के अंदर उसकी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया। जब डेप्रिसिएशन कंप्लीट, जब डेप्रिसिएशन एट द एंड जब वो अपनी मेच्योरिटी लाइफ पे पहुंचता है तो उस लाइफ में उस एसेट को या तो रिप्लेस किया जाता है या डिस्कार्ड किया जाता है, या उसको रिप्लेस किया जाता है या उसको सेल कर दिया जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी डिस्पोजल की एंट्री पास करते हैं। डिस्पोजल की एंट्री में हम उसे अगर सेल करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम सेल ही करेंगे उसे, तो हमें कैश को डेबिट करेंगे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है वो जो एसेट है, कोई भी एसेट, ट्रक हो गया, मशीन हो गई, इक्विपमेंट हो गया, उसको हम क्रेडिट करेंगे। और अगर उस पे गेन हुआ है तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट को हम क्रेडिट करेंगे। अगर उस पे लॉस हुआ है तो लॉस को हम ऊपर वाली डेबिट वाली साइड पर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट करके उसको डेबिट कर देंगे। उसके बाद हमने नेचुरल रिसोर्सेज की बात की। कुछ कंपनी नेचुरल रिसोर्सेज खरीदती हैं और उनके ऊपर से फिर वो एक्सट्रैक्ट करती हैं मिनरल्स को एज इट इज इस्तेमाल करने के लिए अपने ऑपरेशंस में। इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम उसी तरह खरीदते हैं जिस तरह हम प्लांट एसेट को खरीदते हैं। इनकी डिप्लीशन जो है वो कैलकुलेट की जाती है, जो इनके अंदर कमी है मिनरल्स की, उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम लोग डिप्लीशन से कैलकुलेट करते हैं। और उसके एंट्री होती है डिप्लीशन एक्सपेंस, डेबिट और एक्यूमुलेटेड डिप्लीशन। ये एक्यूमुलेटेड डिप्लीशन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू को बैलेंस शीट में कम करता जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, ये हमने आज के लेक्चर में डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन, एक्विजिशन, डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल एंड डिप्लीशन के कॉन्सेप्ट्स को, और साथ में हमने रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी कवर किया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रिकरिंग इन नेचर होते हैं, जो उसकी एफिशिएंसी को बरकरार रखते हैं प्लांट एसेट की, वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इनफ्रीक्वेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, और ये एक किस्म के कंपनी की इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये उस एसेट की प्रोडक्टिविटी को, उसकी एफिशिएंसी को किसी तरह इंक्रीज करते हैं। तो ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फी।